मैंने वो एक ऑर्डर कभी भी नहीं होता, एक रिक्वेस्ट होती कि यार चाय बना देना, ये खाना दे देना, ये दे देना, मैं ये चाय बना दो यार। क्योंकि जो प्लेयर अंदर से आता है उसके बाद इतना वक्त नहीं होता, क्योंकि वो पैड भी उतारता है, वॉशरूम भी जा रहा होता है, ये वो, तो वो चाय बना के वो तैयार होती है तो वो पी लेता है। मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेकंड इनिंग्स। आज मेरे साथ पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री की एक ऐसी फैमिली के फ़र्द मौजूद हैं कि जिनके कारनामे किसी से ढके छुपे नहीं हैं, दुनिया को पता है। और सादिक मोहम्मद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सादिक भाई ने भी बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं, सेकंड इनिंग्स नहीं फर्स्ट इनिंग्स हमेशा जो है वो इन्होंने ओपन किया और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम कारनामे अंजाम दिए, बड़ी इनिंग्स खेली और पाकिस्तान की मुतादिद फतूहात में उनका जो है कंट्रीब्यूशन वो सबके सामने नुमाया है। सादिक भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बात हो रही है। सादिक भाई आपका डेब्यू जो है टेस्ट डेब्यू वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हुआ, आपका डेब्यू और आपके बड़े भाई हनीफ मोहम्मद का अलविदाई टेस्ट। जी जी। खुशी ज़्यादा टेस्ट कैप मिलने की थी या इस बात की कि हनीफ मोहम्मद अब अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं? नहीं नहीं, सबसे पहले तो मैं सब व्यूवर्स को सलाम करूँगा, और दूसरे ये कि नेचुरली टेस्ट मैच खेलने की ज़्यादा खुशी होती है कि मगर ये उस वक्त नहीं पता था कि ये हनीफ मोहम्मद का आखिरी टेस्ट होगा। हो सकता है कि शायद कहा तो नहीं गया था उन्हें, मगर ड्यूरिंग द टेस्ट मैच उनको कहा गया था, जहाँ तक मेरा इल्म है। तो नेचुरली टेस्ट मैच खेलना और फिर तीनों भाई एक ही टेस्ट मैच में खेल रहे हैं, तो बहुत बड़ी एजाज़ था हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए और क्रिकेट की हिस्ट्री के लिए। और एक बहुत बड़ी यानी कहना चाहिए कि अचीवमेंट, और जिस तरह आपने कहा कि एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई थी। तो ड्यूरिंग द मैच जो है वो मतलब मैसेज कन्वे हुआ हनीफ भाई को कि आप जाके मीडिया को बता दें कि ये आपका आखिरी टेस्ट मैच है। तो यकीनन उस वक्त आपको भी ये बात पता चली होगी हनीफ भाई के थ्रू, और उस वक्त वज़ीर भाई सेलेक्टर थे। जी तो जी उस जी। वक्त क्या फीलिंग्स थी कि मतलब एक शानदार करियर, उनका एक अजीम खिलाड़ी का करियर अब ख़त्म होने को है? जी हाँ, वो हमने जब ये सुना ये अनाउंसमेंट, तो काफ़ी उसमें हमें सबको धचका हुआ कि इतना अजीम खिलाड़ी जो है अब इस 2-4 दिन की और इनिंग खेलेगा और उसके बाद ये नज़र नहीं आएगा। तो आई थिंक कि मैं यार पूरी टीम जो थी वो काफ़ी अफसरदा थी इसके बारे में। मगर वो एक कहावत है कि ऑल गुड थिंग मस्ट कम टू एंड, तो वो एक हमने समझ के उसको सह लिया, मगर बड़ी अफसोसनाक बात थी। अच्छा, आपके फैमिली को जब हम देखते हैं, हनीफ भाई का पूरा करियर देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, वो कारदार साहब के अंडर में खेलते रहे, पूरा उनका करियर कारदार साहब के साथ रहा। पाकिस्तान की जो अव्वलीन टेस्ट टीम थी उसका हिस्सा रहे। तो क्या क्या वजह थी फिर? कुछ लोग कहते हैं और एक इम्प्रेशन भी ये डेवलप हो गया कि कारदार साहब जो थे वो मतलब थोड़े से डिक्टेटर माइंड थे, और फिर जब आप लोगों का भी एक इशू हुआ था, पैसों का जब हुआ था, मुआवज़ों का, और ये सारी चीज़ें हुई, उसमें भुट्टो साहब को इंटरवीन करना पड़ा, अब्दुल हफीज़ का पीरज़ादा साहब भी बीच में आ गए और वो मामला बकौल आपके के 5 मिनट में सॉल्व हो गया। तो जी कारदार साहब का कोई था मसला आप लोगों की फैमिली के साथ, या इस तरह का वो था कि वो किसी की सुनते नहीं थे? नहीं, देखिए काजा साहब का जो स्टेटस था पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी के अंदर था, और एक बहुत बड़े माना हुआ ब्यूरोक्रेट वो कहलाता था यहाँ। और उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की काफ़ी खिदमत भी की है, और जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को आगे बढ़ाया, हम समझते थे कि इज़ ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, मगर बाद में ये एहसास हुआ कि जो उनका जो तरीक़ेकार जो था वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक और बड़ा रोबदार उनका जो वो होता था अप्रोच, वो थोड़े दिनों के बाद हम भी सब यूज्ड टू हो गए।
और उसके बाद हमने कहा कि नहीं, इस किस्म का अप्रोच नहीं चलेगा। और जो जो उनके साथ जो हमारी आर्गुमेंट हुई है वो पैसों के ऊपर हुई है कि हम जितने भी प्लेयर थे वो सब प्रोफेशनल थे, और मैं उस वक्त क्या कहते हैं प्रोफेशनली लीग क्रिकेट खेलता था इंग्लैंड के अंदर। मुश्ताक भाई थे, बाकी दूसरे प्लेयर भी थे। तो ये एक हमने बेड़ा उठाया कि जी ये हमको सबको, इन लोगों पूरा ग्राउंड भरा हुआ होता है, सब कुछ होता है, और उसके बाद हमें पैसे कुछ भी नहीं मिलते, तो ये गलत बात है। क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान है या इंग्लैंड है, जो भी है, वो अपने ही सिटीजन से के थ्रू पैसा कमा रहे हैंगे, और वो सिटीजन को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सादिक भाई ये बताएं कि आपने मतलब हनीफ भाई के साथ भी क्रिकेट खेली, वज़ीर भाई को भी देखा, उनके साथ भी रहे, रईस भाई के साथ भी रहे, मुश्ताक भाई के साथ भी रहे, तो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से किस भाई से ज़्यादा करीब रहे, किस भाई ने ज़्यादा आपको मतलब हेल्प की आपकी क्रिकेट में, आपकी क्रिकेट को निखारने हम में? अभी जब मैं छोटा था, या हम सब एक ही घर में रहते थे, तो नीटेड फैमिली थी काफ़ी। ये नहीं कि हम एक एक हफ्ते के बाद या एक एक महीने के बाद एक दूसरे से मिलते थे। हम एक ही फैमिली में रहते थे, सबके साथ इंटरेक्ट होता था। तो उसके अंदर जितना भी हमारी कभी क्रिकेट के ऊपर आर्ग्यूमेंट होती थी या डिस्कशन होता था, तो उसको सॉल्व करने की बेहतर, तो ज़्यादातर सब कंबाइन होते थे। वज़ीर भाई हमारे जो थे वो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत जानते थे, और वो कोई जो भी बात करते थे वो काफ़ी डिटेल के अंदर जाके बात करते थे। तो जो कि आजकल के ज़माने में इतने प्लेयर्स जो हैं वो डिटेल वाली बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उस ज़माने में एक रिस्पेक्ट होती थी फैमिली मेम्बर की, और ख़ास करके वज़ीर भाई, रईस भाई, हनीफ भाई, ये फादरली फिगर हमारे लिए हो गए थे। तो वी हैव टू लिसन टू हिम। मतलब कि मजबूरी हम लिसन नहीं करते थे, रिस्पेक्टफुली हम उनको लिसन करते थे, और उसकी वजह से हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। क्योंकि उन्होंने कहा कि जी रूल्स आने चाहिए हर एक प्लेयर को, उनको पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन है गेम की, और ये रूल कब अप्लाई होता है या नहीं होता। वैसे तो नहीं होते हैं, ज़्यादातर अंपायर डिसाइड कर लेते हैं, मगर कुछ थोड़े बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं प्लेयरों को मालूम होनी चाहिए। प्लेयरों को मालूम होनी चाहिए। आजकल के प्लेयरों को नहीं मालूम ये चीज़ें। तो यही वजह थी जो आप कह रहे हैं कि वज़ीर भाई का था, कि उन्होंने ही आपको मशवरा दिया था कि आपने जो है वो लेफ्ट हैंड बैटिंग जी जो हाँ, है वो, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बाकी भाई तो सारे बाकी राइट सब, हैंडेड थे। बिल्कुल, तो इसकी exactly। वजह क्या थी, इसके पीछे मतलब क्या? हालांकि उन दिनों में तो ये तो हमें पता नहीं था कि हो सकता है वज़ीर भाई को शायद उसका इल्म हो, गैबाना इल्म हो सकता है कि वो हम सब पांचों प्लेयर जो हैं भाई हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई थिंक इट वाज वेरी अनबिलीवेबल थिंग कि उन्होंने कहा कि जी हम चारों भाई राइट हैंड हैं, तो इसको लेफ्ट हैंड होना चाहिए। तो वो मैं हाथ बांध के मेरे को लेफ्ट हैंड से बैटिंग कराते रहते थे। 3-4 साल 5 साल का था, तो वो मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया, यहाँ तो बड़ी क्विकली अडॉप्ट किया उसको। तो और उस वक्त क्या सूरत हाल होती थी कि जब फील्ड के अंदर मैदान में दो टीमों में जो है दो भाई इधर हैं, दो भाई इधर हैं, तो भाई तो अपनी जगह है, वो रिश्ता तो जी हाँ, जी हाँ, वो नहीं बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। लेकिन फील्ड के अंदर तो वो जो एक मुकाबला करने की एक वो होती है, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स होती थी? आई थिंक उस वक्त तो कोई ऐसा वो नहीं होता था, आउट करने की फीलिंग होती थी कि भाई ये अगर ये टिक गया तो इन्होंने बड़ा लंबा स्कोर कर देना है। खास करके हनीफ भाई का जो पेशेंस था उनका खेलने का, वो घंटों घंटों विकेट पे खड़े होते थे, और उन दिनों में कोई इतनी
एक्साइटिंग क्रिकेट खेलने का रिवाज भी नहीं था, ऊंचा उठा के मारने का रिवाज नहीं था, सब ग्राउंड शॉट्स खेल रहे होते थे। तो आई थिंक कि उस ज़माने की क्रिकेट बहुत सुलझी हुई क्रिकेट आप कह सकते हैं, कि अकॉर्डिंग टू बुक्स खेलते थे। तो सादिक भाई, जो आपने बात की कि वो ऊंचा खेलने की आदत नहीं थी, ग्राउंड शॉट खेलते थे, तो यही चीज़ आप में डेवलप हुई, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने अपने पूरे टेस्ट करियर में एक भी छक्का नहीं मारा। जी हाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं मारा। विच इज मेरे को ये इसका इल्म ये तब हुआ कि जब हम नेपाल में एक मैच खेल रहे थे, वेटरन क्रिकेट टीम गई थी पाकिस्तान की, जिसमें 4 टीमें आई थी, एक वर्ल्ड 11 था, एक इंडिया की टीम थी जिसमें बिशन सिंह बेदी और शास्त्री और ये सब खेल रहे थे। उसके साथ फिर एक वर्ल्ड 11 हुई थी, एक नेपाल की टीम थी। तो इसमें ये हुआ कि मैंने वर्ल्ड 11 के खिलाफ खेलते हुए एक दीपक पटेल करके एक बॉलर होता था, इंग्लैंड से भी खेला है, वुस्टरशायर से भी खेला है, वुस्टरशायर से खेला है वो। तो वो गेंद कराया तो उसको मैंने मिड ऑन के ऊपर एक छक्का लग गया। तो मैंने भी ऐसे मसल्स वगैरह बताया ही। खैर जब मैं शाम को जब आया मैं, तो ग्रेग चैपल ने, टोनी ग्रेग ने मेरे को कहा कि सादिक, आपने यू हैव डन समथिंग वेरी यूनिक टुडे इन योर करियर। मैं क्या, तो उसने फिर मेरे को बताया कि ये तुम्हारा फर्स्ट इंटरनेशनल 6 था, या फर्स्ट क्लास 6 था ये। तो मैंने बात में, हाँ यार। लेकिन वर्ल्ड कप में जो पहला वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें हम देख रहे थे आपका रिकॉर्ड, जब देख रहे थे तो श्रीलंका का जो मैच था, जी, जी। उसमें आपका छक्का है। हाँ बिल्कुल तो है वो। टेस्ट में नहीं है। टेस्ट में नहीं, नहीं, टेस्ट में नहीं, वनडे क्रिकेट वनडे में है। अच्छा, जब बात हो रही थी आपके भाइयों की, तो आप सबसे छोटे, जी, तो घर में यकीनन आप लाडले होंगे। बिल्कुल, तो बहुत लाडला वालदा जो है, उनका जो फेवर और उनका झुकाव यकीनन आपकी तरफ होगा। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी भाई ने आउट कर दिया और शाम को जब खाने पे बैठे हो तो वालदा ने कहा कि ये क्या हुआ है, मेरे सबसे लाडले बेटे को किसने आउट कर दिया है? जी जी, इस तरह भी हुआ हो? जी, बहुत 2-3 दफ़ा हुआ है इस तरह कि एक दफ़ा मैं बैटिंग कर रहा था कुछ 96 के ऊपर, तो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच था, जिसके अंदर मुश्ताक और हनी भाई जो थे वो PIA की तरफ से खेल रहे थे और मैं कराची क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेल रहा था। तो उसमें ऐसा हुआ कि मैंने 96 पे बैटिंग कर रहा था और मैंने एक कट की, बहुत पावरफुल कट थी, जो कि मुश्ताक वो हिल नहीं सके और मुश्ताक ने वो कैच कर लिया और उसने मेरी सेंचुरी रहेगी। उससे पहले मुश्ताक हनी भाई ने उसी मैच के अंदर पहली इनिंग में 198 किए थे। तो एक फील्डर जो था वो कैच छोड़े जा रहा था, तो उसको रिप्लेस करके मैंने गया और हनी भाई ने मारा तो मैंने कैच किया उसको। और तो ये मतलब ये कि उनकी डबल सेंचुरी आपने रोकी, हाँ, और आपकी सेंचुरी जो है वो मुश्ताक भाई ने रोक ली। तो उसके ऊपर अम्मी ने हमारे काफ़ी शोर मचाया, खिंचाई की मुश्ताक की और मेरी भी। हनी भाई एक दिन पहले मेरी खिंचाई हो गई थी, दूसरे दिन बाद मुश्ताक की खिंचाई हो गई। तो ये उस वक्त तो खैर देखा नहीं जाता कि कौन खेल रहा है, और यानी कि रिएक्शन मोमेंट जो है वो तो एकदम होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं विद इन सेकेंड्स। तो उसी के अंदर वो कोई भाई किसी के हाथ मारा जाता है। अच्छा, आपने जो है इंडिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैच ही खेले, लेकिन उसमें जो मुझे जो एक सबसे हैरत की जो बात नज़र आई, वो मैंने कहा आपसे जब बात होगी तो मैं पूछूंगा कि जब इंडिया की टीम बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में यहाँ आई थी, तो फैसलाबाद में पहला टेस्ट मैच हुआ। एक अरसे के बाद इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट शुरू हुई थी। तो उस टेस्ट में पाकिस्तान की जो इनिंग्स थी उसमें आपने 47 किए और माजिद खान ने 41 किए।
लेकिन अगला टेस्ट में हम देखते हैं कि अगले जो दोनों टेस्ट मैच थे, जी। लाहौर का और कराची का, उसमें आप नहीं थे और मुदस्सिर आ गए थे। तो ये वजह क्या थी? हालांकि कप्तान जो थे वो मुश्ताक भाई थे, आपके भाई कप्तान थे। तो ये आप कोई इंजरी या फिटनेस की वजह से बाहर हुए थे या वैसे ही आपको ड्रॉप कर दिया गया था? नहीं, मुझे वैसे ही ड्रॉप कर दिया गया था। उनका ऑलरेडी एक प्लान था कि जो उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी अब अरसे से खेल रहा है और ये फील्डर इतना अच्छा नहीं है। आपके बारे में? मेरे बारे में, जबकि मैं बैट पैड के ऊपर फील्डिंग करता था, जहाँ पे बड़ा रिएक्शन बहुत क्विक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के अंदर हो जाता है कैच करने के लिए। तो वहाँ पर हालांकि मैंने कोई एक बहुत दूर कैच आया था, तो वो मैं अपनी पोजीशन से उठ के वहाँ पे मैंने डाइव करके किया, तो वो ड्रॉप हुआ। तो वो उनका एक बहाना मिल गया कि नहीं जी, ये इतना अच्छा फील्डर नहीं है, ये कैचेज छोड़ता है, ये वो। आप फिर इंडिया भी गए 79 में, जो आसिफ इकबाल की टीम थी, उसमें भी शुरू के मैचों में आप नहीं शुरू के खेले। मैचेस में कानपुर, नहीं खेला। मद्रास और फिर कलकत्ता जी का हाँ। टेस्ट मैच, आप 3 टेस्ट मैच खेले जी हाँ, आप। बिल्कुल। तो इंडियन प्लेयर से किस तरह रही वो? आप काउंटी भी खेले हैं, तो वहाँ पे भी इंडिया की टीम आती थी, काउंटियों से भी मैच होते थे। तो इंडियन प्लेयर से भी, और फिर बिशन सिंह बेदी जो है वो नॉर्थम्पटन शायर से भी खेलते रहे, तो इंडियन प्लेयर से दोस्तियाँ और वो रही, गावस्कर हुए या उस जी जमाने हाँ, के बिल्कुल पुराने? होती थी। तो उनके साथ इंटरेक्ट होता था हमारा, और काफ़ी अच्छे तरीके से हम मिलते जुलते थे, और कभी क्रिकेट के ऊपर बातें भी करते थे। तो उन्होंने भी मतलब कि बाद में जब इंडिया का टूर ख़त्म हो गया और बाद में जब मैं गया, तो वहाँ पे 2-3 इंग्लैंड के प्लेयर भी जो थे वो दे वर ऑल्सो सरप्राइज कि मुझे क्यों नहीं खिलाया। उस टीम की जो सिलेक्शन हुई थी वो बिल्कुल ही नाकारा सिलेक्शन थी। जो भी सिलेक्टर उन दिनों में थे, उन्होंने जिस तरीके की 16 लड़कों की टीम थी, उसमें से 3 लड़के बिल्कुल ही 3 या 4 लड़के जो थे वो आते ही नहीं, टीम का हिस्सा ही नहीं बन पाते थे। तो वही 12 लड़के जो होते थे, वही। वो 11 लड़के होते थे, वही खेले जा रहे थे। तो उस टूर पे जो उसमें इंडिया के 12वां टूर की आप जो बात मैं कर रहे था, हैं, जो कि मैं रिप्लेस कर सकता था किसी को, तो वो उन्होंने मुझे खिलाया तो ही उसमें नहीं। चल किसकी रही थी ज़्यादा? कप्तान तो जो है आसिफ भाई थे, आसिफ इकबाल थे कप्तान। आसिफ इकबाल था, माजिद माजिद खान खान। था, जहीर अब्बास वाज ऑलवेज इन गुड फेवर ऑफ मी। बाकी जो एक एक दो सीनियर प्लेयर थे, जिसमें मुश्ताक भाई को लेकर जाना चाहिए था उस टीम के अंदर, सरफराज नवाज को लेकर जाना चाहिए था, इन दोनों को उन्होंने बाहर कर दिया। हमारे पास 11 बनाने के लिए हमारे पास प्लेयर नहीं, सिलेक्शन का वो क्वांटिटी नहीं थी। अच्छा सादिक भाई, ये जो अभी आपने जिक्र छेड़ा कि जो है सिलेक्शन के मामला, ये सारी चीज़ें रहती थी, तो हम 70s की जो टीम देखते हैं, वो ऐसी टीम थी कि सिवाय आप देखें कि वसीम बारी के, बाकी सारे प्लेयर्स जो थे वो काउंटी खेलते जी थे, हाँ, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल बड़ा उनका एक वसी तजर्बा होता था। करेक्ट। क्या वजह है कि उस दौर में छोटे छोटे मार्जिन से टीम हारी? सिडनी के अंदर हम बहुत कम मार्जिन से हार गए, हेडिंगले लीड्स में हम 71 के टूर में 25 रन से हार रहे थे। एग्जैक्टली। तो वजह क्या थी? क्या खिलाड़ियों की अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं थी, नहीं नहीं कप्तानी का कोई मामला होता था, या नहीं नहीं, बदकिस्मत ही कह लें सिर्फ इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। जब टीम हार रही हो या जीत रही है, मैदान में हम यकजहती के साथ खेलते थे, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस कप्तान की वजह से हम मैच हार जाएं। उस वक्त तो ये पाकिस्तान का जो फ्लैग जो हमें नज़र आता था, पाकिस्तान की आवाम नज़र आती थी, तो वो सोचते थे, तो हम उनके लिए मतलब कि नेचुरली जीतने के लिए ही जाते थे। मगर सम और दी अदर हमारी टीम के अंदर फिनिश नहीं थी। हमारे प्लेयर बहुत अच्छे थे, फर्स्ट इनिंग तक के प्लेयर बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन दिनों में सिर्फ टेस्ट मैचेस होते थे, बड़ी मुश्किल से वनडे क्रिकेट वो तो वगैरह बाद में बाद में शुरू शुरू हुई। हुई। तो उसके अंदर ये हुआ कि जब जैसे मैंने कहा ना कि हमारे पास फिनिश नहीं होती थी, बिल्कुल क्लोज सेकंड आके। इनिंग, हाँ क्लोज आके, और उसमें हम मिस आउट कर जाते थे। सेकंड इनिंग में टेस्ट मैच के अंदर रन करना बहुत बड़ी बात है। और आपने तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो रन्स किए, सेंचुरियां की हुई हैं, इंग्लैंड के अंदर आपकी इनिंग्स हैं, और जी हाँ, इतनी जी हाँ। आपकी जी यानी जी जी। यही चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि आप
3 मरतबा नर्वस 90s का शिकार हुए, जिसमें एक मरतबा तो वो 98 वेस्ट इंडीज़ का। वो जी किस तरह रहा कि वो फील्डिंग के दौरान जो है वो गेंद आपकी लगी, हाँ और वो उसके बाद जो है वो फिर मतलब आपने कंटिन्यू किया। वसीम राजा वो इंजर्ड थे, प्लास्टर लगा हुआ है पैर में, वो आपकी सेंचुरी कंप्लीट करवाने आए बिल्कुल और बिल्कुल ना हो सकी। नहीं तो हो वो याद थोड़ी सी बताएं, वो उस टेस्ट मैच को किस तरह याद करते हैं आप? उसके अंदर ऐसा हुआ था कि जब मेरे को बॉल लगने से पहले मैंने 1 ओवर पहले इंतखाब आलम को कहा था कि मैंने इनकी इधर जो बैट पैड वगैरह उनको 80 रन्स की ऑलरेडी वो लीड पे खेल रहे थे। तो मैंने इंतखाब का मैंने ये मुझे यहाँ से हटा लो, क्योंकि या किसी प्लेयर को भी यहाँ ना रखो, क्योंकि ये अभी 2-3 ओवर के बाद ये डिक्लेयर कर देंगे, ये मारने के चक्कर में है, ज़्यादा रन बना के हमें बैटिंग कराएंगे ये। तो सही। इसमें अभी बोले नहीं 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 आप तुम खड़े रहो, कोई बात नहीं, अभी आउट कर देंगे इनको। खैर वो वैन होल्डर खेल रहा था उस वक्त, तो उसने वो जो गेंद की उसने जो मारा, बहुत ही तगड़ा शॉट लगा, फुल फ्रंट फुट बैक फुट के ऊपर उसने फुल टॉस कर दिया उसने। तो वो जब मारा तो वो मेरे को ये कान के इधर पीछे की तरफ जी लगा, जी जी बिल्कुल। ये नीचे का हिस्सा है, इधर लगा मुझे। और ये तो तो इतनी खतरनाक। बहुत अबाउट मोर देन 100 माइल्स की स्पीड से इतने 4 या 5 फुट के गैप में से लगा। तो आई थिंक कि उसमें मैं काफ़ी मुझे चक्कर होके आए, उसके बाद मैं मिडिल ऑफ द पिच पे जाके गिरा। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर जुमा ने मुझे देखा। डॉक्टर जुमा ने कहा कि ये अगर थोड़ा सा और ऊपर होता, कान के पीछे की जो हड्डी है यहाँ उधर अगर होता तो ये अभी तक तुम्हारा फातिहा हो गया होता। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने बचाया। अल्लाह ने बचाया। खैर जब मैं वापस आया तो देखा कि हम 91 for 5 हो गए थे और 80 रन की उनको ऑलरेडी लीड हो गई थी। तो उस पर फिर मैं घर आया और मैं असल में तस्मानिया से आया था। तो तस्मानिया से जब मैं आया था तो मैंने वापस भी जाना था उसे। तो उन दिनों में मेरी शादी की डेट जो थी वो तय हो गई थी, और क्योंकि मैंने मैच के फ़ौरन बाद निकल जाना था रात को, तो इसलिए मैंने मेरी वाइफ को जो शादी का जो जेवर था वो ख़रीदना था, वो सिलेक्ट करना था। तो क्योंकि वो डॉक्टर जुमा ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग एक इंजेक्शन दिया था कि उसकी वजह से वो मेरा दर्द वगैरह ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अभी ये है कि तुम बाहर मत जाना, क्योंकि चोट जो है बहुत ही गहरी लगी है, तो आपको आराम की ज़रूरत है। खैर मैं घर गया, मैंने हमारी अम्मी को लिया, हमारी सास जो थी उनको लिया, वाइफ को लिया, और हम सदर चले गए। ड्राइव भी मैंने की गाड़ी। अच्छा, उस हालत में? उस हालत वो इंजेक्शन लगा हुआ था, पता नहीं लग रहा था। खैर वहाँ जाके हमने सेलेक्ट कर लिया वो। तो जब वो कर रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे, तो वो जो इंजेक्शन का जो जोर था, असर था, वो ख़त्म हुआ, हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता ना, उस फीलिंग के पेन का बढ़ता जा रहा है। तो फिर मैंने उनको कहा, मेरी तबीयत सही नहीं है, चलें जल्दी से। यार हम घर आ गए वापस, फिर हम सो गए। जब सो गए तो उसके बाद सुबह अज़ान के वक्त आँख खुली तो मैंने नमाज़ पढ़ के मैंने दुआ की, मैंने अल्लाह ताला से कि आज कोई ऐसा मिरेकल कर दे कि मैं अपनी पाकिस्तान की जो हार है उसको ड्रॉ में तब्दील कर दूँ। तो और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर ये मेरे को ऐसा जज्बा पैदा कर दे, ऐसा कंसंट्रेशन लेवल पैदा कर दे, तो वो दुआ मांग के फिर मैं एक कोर्टिसोन इंजेक्शन तो नहीं था, दूसरा था वो ब्रूफेन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग गोली होती थी, वो मैंने खा के
बैटिंग की फिर? बैटिंग को गया था मैं, और पहले ही बॉल मेरी उसके अंदर वो पेशी हो गई। यहाँ वसीम बारी जो है वो रन आउट हो गए थे आसिफ इकबाल के, तो फिर मैंने और आसिफ इकबाल की पार्टनरशिप होती गई, तो मैं टेल एंडर्स के साथ काफ़ी खेला। उनको मैं 4 या 5 बॉल मैं खेलता था, एक बॉल उनको देता था। सरफराज था उसमें, लियाकत अली था, आसिफ मसूद था। तो ये इनके साथ मेरी बैटिंग हुई। आसिफ इकबाल लंच से पहले आउट हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने इज्जत देनी होती थी तो वो जज्बा भी देता था, कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ गया। ये यहाँ तो अब 98 हो गए थे, तो मैं हमेशा एक एक बॉल गिन के खेलता था, ताकि जो सामने वाला जो बैट्समैन है उसको एक बॉल या 2 बॉल ही मैं देता था खेलने के लिए, वो रिस्क लेना पड़ता था। हाँ, तो उसमें ये हुआ कि उस पर्टिकुलर ओवर के अंदर मेरी कोई मिसकैलकुलेशन हो गई। और फिर वसीम राजा आ गए खेलने के लिए, और ज़हीर अब्बास बहुत अच्छा फास्ट रनर बिटवीन द विकेट था, वो दूसरी जगह खड़ा। तो मैंने एक मिड विकेट पे एक शॉट खेला। हाँ, और उस पर ये हुआ कि मैं समझा कि ये चौथा बॉल था या 5वां बॉल था, मैं समझा नहीं, मैं समझा कि वो लास्ट बॉल ऑफ दी ओवर था। तो उसने ये हुआ कि वो आखिर मैंने मारा और ज़हीर अब्बास ने 3rd रन के लिए 3/4 ऑफ द पिच आ गया था वो। तो मैंने उसको वापस भेज दिया। मैं समझा कि ये चौथा बॉल है, अभी एक और खेलूंगा मैं। तो वो उसमें ओवर हो गई। अब जब ओवर हो गई तो वो अगली ओवर में वो वसीम राजा को फेस करना पड़ गया पूरी ओवर। तो वो पहले बॉल पे आउट हो गया। अच्छा, आपने काउंटी क्रिकेट खेली, आपकी 50 सेंचुरियाँ हैं फर्स्ट क्लास में, उसमें 25 सेंचुरियाँ आपकी ग्लॉस्टरशायर से। क्या यादें हैं वो ड्रेसिंग रूम का, थोड़ा सा शेयर करें कि जिसमें माइक प्रॉक्टर, ज़हीर अब्बास, आप, ये जो प्लेयर थे जो नॉन इंग्लिश प्लेयर थे, तो क्या माहौल होता था जब इकट्ठे खेल रहे हैं? ब्रिस्टल की क्या यादें हैं सादिक भाई? अभी ब्रिस्टल की याद ताज़ा करके आया हूँ ना मैं। 20 साल के बाद उस ग्राउंड पे मैं गया था। तो हमने 1973 में एक जिलेट कप जीता था। उस जिलेट कप की 50वीं सालगिरह सेलिब्रेशन जो थी, उसके ऊपर एक ग्लॉस्टरशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के जो मेंबर थे या कमेटी में, उन्होंने एक वो ऑर्गेनाइज किया था। तो उसके अंदर वो बहुत अच्छा, कितना मजा आता था काउंटी में उस जमाने में, क्योंकि एक देखे तो उस जमाने में तो पाकिस्तानी छाए हुए थे। ग्लॉस्टरशायर में आप थे, ज़हीर भाई थे, उसके बाद मुश्ताक मोहम्मद जो है वो नॉर्थम्पटन शायर में, सरफराज नॉर्थम्पटन शायर में, माजिद खान ग्लैमोरगन में, आसिफ इकबाल कैंट में। तो एक पूरा, यानी कहना चाहिए पाकिस्तान की पूरी टीम तकरीबन वहीं खेलती थी। असल में ऐसा होता था कि जब अप्रैल से सितंबर तक जो पाकिस्तान में या जितने भी और दूसरे ममालिक थे उनमें क्रिकेट नहीं होती थी, वो काउंटी होती थी वहाँ उस सीजन। सिर्फ एक ही जगह पे क्रिकेट खेली जाती थी, वो इंग्लैंड के अंदर खेली जाती थी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अप्रैल टू सितंबर विंटर हो जाती थी, तो वहाँ पर भी नहीं खेलते। तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर जितने थे वो आके काउंटी क्रिकेट में हिस्सा लेते थे। और काउंटी 47 ओवरसीज प्लेयर, टॉप क्लास के ओवरसीज प्लेयर उस वक्त खेल रहे थे फॉर काउंटी। तो कितना एंजॉय किया आपने सादिक भाई? बहुत एंजॉय किया। अच्छा, उस जमाने में हम आपकी जो जवानी की तस्वीरें देखते हैं तो आपकी वो बड़ी मूछें और बड़ा एक आपका एक ऐसा लगता था कि रोब दबदबा, तो देखने वाला ही जो है वो सामने वाला कहता था कि भाई ये मूछों से ही डर जाता था। वो एक डाकू को जिसको याद करते थे भूपत, तो उसका जिक्र हो जाता था उस वक्त। खैर उन दिनों में दाढ़ी का इतना रिवाज नहीं था,
उन दिनों में मूंछों का रिवाज बहुत था। मुश्ताक भाई की भी बड़ी हाँ, मूछें इस मूंछें रहती तरह, थी। और आसिफ मसूद आसिफ हुए, मसूद सरफराज हुए, तो ने ये ऐसा लगता था पाकिस्तानी सब, क्रिकेटर्स का जो एक हाँ। ट्रेडमार्क है मूछें। अब उन दिनों में मूंछों का रिवाज बहुत था, मगर अब जो है आप देखें कि कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, ये 20-20 साल के लड़कों की इतनी दाढ़ी बड़ी हुई है। आई थिंक अब रिवाज ही आ गया तो उसको कौन चेंज करे। अच्छा, आपने पाकिस्तान की तरफ से जब भी ओपन किया, आपके साथ जो है दूसरे एंड पे हम देखते थे कि माजिद खान, सादिक मोहम्मद और माजिद खान की जो जोड़ी है वो आज भी लोग याद रखते हैं, जी हाँ, याद करते हैं। आप लोगों की बैटिंग, आपका अंदाज, आपकी जी पार्टनरशिप्स, बिल्कुल। खुद किस तरह याद रखते हैं इस जोड़ी को? मैं जब पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट मैच खेला तो मेरा आगाज़ जो हुआ वो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर था। या, और उसके साथ जब मैं वॉक कर रहा था तो मैंने ये सोचा कि यार इतने बड़े प्लेयर के, हालांकि वो मेरा भाई था, मगर इतने बड़े प्लेयर के साथ में अगर मेरा क्रिकेट का आगाज़ हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो मुझे यकीन हुआ था कि मैं बहुत लंबा खेलूँगा पाकिस्तान के लिए, और खेला भी। 10 साल खेला मैं। उन दिनों में क्रिकेट बहुत कम होती थी तो 10 साल का स्पेंड बहुत बड़ा होता था। तो वो एक यादगार है कि मैंने अपना आगाज़ जो किया वो इतने बड़े प्लेयर के साथ किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं दुनिया के सब फास्ट बॉलर्स को खेलता गया। और उस ज़माने के जो और फास्ट वो बॉलर, जो मेरे को जो घर में टिप्स मिलती थी या उस पर्टिकुलर मैच के अंदर टिप मिलती थी, मिली हनी भाई के थ्रू, तो आई थिंक क्या उसमें मेरे को बहुत सीखने को मिला, और किस तरीके से इनिंग को लंबा किया जा सकता है, इनिंग के कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ता है। तो वो जो चीज़ें मैंने काउंटी क्रिकेट के अंदर इस्तेमाल की। तो माजिद खान के साथ जब आप जाते थे खेलने के लिए तो क्या स्ट्रेटजी और क्या ये एक सोच होती थी? क्योंकि उसमें माजिद हुआ खान ये का था, भी जो है वो बड़ा स्टाइलिश वो था। बहुत स्टाइलिश। आप भी जो है वो रोकने वाले तो थे नहीं, कि आपके भी हम देखते हैं कि 40-50 में कोई 10 चौके हैं, कभी 9 चौके हैं। हाँ हाँ तो हाँ आपके भी वो स्क्वायर कट और आपके हाँ, पुल और ये सारी चीज़ें अभी जी भी जी याद हैं। तो आप दोनों का अंदाज जो है अटैकिंग होता था, और यही चीज़ क्या बॉलर्स को बड़ी परेशान कर देती थी? हाँ बिल्कुल। ये आम, मैंने जब एज ए ओपनर शुरू किया पहले टेस्ट मैच, मैंने 10 प्लेयरों के साथ ओपन किया है। 10 डिफरेंट प्लेयर्स के साथ हर मैच के अंदर मैंने वो किया। फिर बाद उनके अंदर हनी भाई नंबर 1 पे, फिर मुदस्सर भी है, मुदस्सिर नज़र है, मोहसिन हसन खान है, शफीक पापा भी है। शफीक पापा भी है, और ये सब 10 डिफरेंट प्लेयरों के साथ। फिर उसके बाद जब 1974 के टूर के ऊपर सेकंड या थर्ड टेस्ट के अंदर शफीक पापा को ड्रॉप करके माजिद को ओपन में लेके आए, तो वो एक फिर वो जोड़ी जो थी Establish हो गई वो है। इस्टेब्लिश हुई, और काफ़ी अरसे तक हम खेलते रहे। तो उसमें सबसे अच्छा ये रहा कि मैंने माजिद के साथ भी काफ़ी कुछ सीखा। वो बहुत बड़ा प्लेयर था वो, और वो भी एक फैमिली की ऐसी थी कि 2-3 भाई कज़न ब्रदर्स थे ज़्यादातर हम लोग, सगे भाई, मगर उनकी क्रिकेट नॉलेज काफ़ी अच्छी थी। तो वो उसके साथ भी और काफ़ी उस टेस्ट के बारे में बताएं सादिक भाई, कि जिसमें आप दोनों ने ओपन किया और माजिद ने कराची के नेशनल स्टेडियम में लंच से पहले सेंचुरी की थी। जी जी जी। तो वो किसी को उस वक्त तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कोई मतलब पाकिस्तान के पहले प्लेयर बन रहे हैं कि जो लंच से पहले सेंचुरी। जी हाँ तो बिल्कुल। वो उस इनिंग्स में जो है वो उस उस पर्टिकुलर इनिंग के अंदर फर्स्ट सेशन के बारे में बताएं। फर्स्ट सेशन में ये हुआ कि माजिद खान जो भी रन बल्ले में गेंद लगती थी वो हमेशा गैप के अंदर जाती थी। उसके अंदर फर्स्ट सेशन में फिटनेस लेवल का जो काफ़ी दारोमदार हुआ कि कितना आदमी सुपर फिट है। हाँ, कि क्योंकि माजिद खान ने हर बॉल पे तो चौका नहीं मारा, मगर हर बॉल के अंदर उसने 5-6 रन बनाए। तो आई थिंक कि वो एक सेशन जो ऐसा आया था कि
माजिद खान जो भी शॉट खेलता था वो विद इन द गैप और चौका हो जाता था या 2 रन मिलते थे अगर, तो वो 50 रन उनके कुछ 8-10 ओवर के अंदर मेरे ख्याल से हो गए थे उनके। तो फिर वो ये हुआ कि माजिद खान ने बहुत नीट एंड क्लीन इनिंग खेली। उसमें ये नहीं था कि उसने घुमा घुमा के छक्के मारे, या उसने सब ग्राउंड शॉट ज़्यादा थे खेले, 1-2 छक्के ज़रूर होंगे उसमें, मगर वो जो उनका टाइमिंग बिटवीन द बैट एंड द बॉल और जो खेलने का, जो लेट खेलने का जो अंदाज है उनका, ज़्यादा इतना फुटवर्क फास्ट बॉलर्स पे नहीं होता था, मगर वो रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे थे उनके। तो वो जब खेल रहे थे तो फिर मैंने कहा कि यार तुम अब बहुत नज़दीक आ गए हो, तो तुम फास्टेस्ट सेंचुरी के लिए ट्राई करो। तो वो हो तो मेरा जो 2 रन का शॉट होता था या 3 रन वाला जो शॉट होता था वो मैं 1 लेता था या 2, ताकि वो उनको ज़्यादा स्ट्राइक मिले जल्दी, ताकि लंच से पहले जो सेंचुरी का जो एक एजाज़ जो होता है एक प्लेयर के लिए भी और कंट्री के लिए भी। सादिक भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री बुक्स और दूसरी किताबों में अगर हम एक चीज़ पढ़ते हैं तो मैं बहुत यानी शिद्दत से इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि आपसे इस बारे में बात करूं, क्योंकि आपकी शख्सियत ऐसी नहीं है कि वो वाक़या उस पर यकीन किया जाए। इमरान खान ने एक जगह लिखा है और किताबों में भी है कि जब इमरान बिल्कुल जूनियर थे इंग्लैंड के टूर पे, तो ड्रेसिंग रूम के अंदर जब 71 का ही टूर होगा जब वो पहली मरतबा आए थे, तो पाकिस्तान के एक सीनियर खिलाड़ी ने इमरान खान को कहा कि चाय बना के दे दो, और वो उसमें आपका नाम आता है कि सादिक मोहम्मद जो है वो खिलाड़ी थे कि जिन्होंने इमरान खान को कहा कि, और इमरान खान ने उसको मना किया, मतलब इनकार किया कि मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। थोड़ा आप आपकी जो मुस्कुराहट बता रही है कि आपको पता है इस वाक़े का कि ये किस तरह का वाक़या होगा, लेकिन इसकी जो तस्दीक या तरदीद या जो भी है वजाहत वो मैं आपसे सुनना चाहूँगा। इमरान खान और माजिद खान, जावेद बर्की, ये सब ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनके घर के अंदर जिस तरीके से बात करते हैं नौकरों से या तो थोड़ा सा उसके अंदर वो अपना सरपरस्त होने का दिखावा ज़रूर देते हैं। तो मुझे क्या पता कि ये कौन, अगर ये उनकी फैमिली से था, जो जो रिज़र्व प्लेयर होते हैं वो तो उनका काम ही है कि जब वो प्लेयर आएंगे अंदर टीम आएंगे तो उनके लिए लंच का इंतज़ाम, जो बैट्समैन अगर हैं तो उनके लिए लंच का इंतज़ाम करें। अगर हम फील्डिंग में से आ रहे हैं तो सब प्लेयरों के लिए पानी जो है वो देना पड़ता है और वो तैयार रखते हैं। इट इज़ नॉट ऑन। तो मैंने अगर उसको कहा बगैर सोचे समझे, मैंने कहा भाई मेरे लिए चाय बना देना, क्योंकि 20 मिनट का वक्त होता है उसके अंदर। तो ये बात हुई थी? हाँ हुई थी। अच्छा, तो रिजर्व प्लेयर्स जितने भी होते हैं वो कहते हैं कि जितने भी जूनियर्स हैं वो सब रिजर्व प्लेयर जो होते हैं वो बैट्समैन को ख़ास करके उसका खाना, दोनों बैट्समैनों का खाना जो है वो जूनियर प्लेयर्स लेके आते हैं। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि आपने ऑर्डर दिया हो कि भाई ये वो मैंने ऑर्डर कभी भी नहीं होता। एक रिक्वेस्ट होती कि यार चाय बना देना, ये खाना दे देना, ये दे देना, मैं चाय बना दो यार, क्योंकि जो प्लेयर अंदर से आता है उसके बाद इतना वक्त नहीं होता, क्योंकि वो पैड भी उतारता है, वॉशरूम भी ज़्यादा होता है, ये वो, तो वो चाय बना के वो तैयार होती है तो वो पी लेता है। तो ये बात आई थिंक दिस वाज द ओनली थिंग। मैं कहा तो उसने पता नहीं मना किया या नहीं किया, आई कांट रिमेम्बर, मगर ये कि उसने इसका जिक्र ज़रूर किया। वो जिक्र इसलिए किया होगा क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें वो ब्यूरोक्रेटिक फैमिली का उनका जो ब्रॉटअप जो हुआ चाइल्डहुड में वो ऑर्डर से ही हुआ ना। अच्छा सादिक भाई, आखिरी सवाल कि आपके बाद आपके बेटे ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली? जी जी जी। क्या वजह है कि जो सिलसिला हनीफ मोहम्मद से शुरू हुआ वो थर्ड जनरेशन पे भी आके इस तरह रुका कि वो फिर यानी मुश्किलात में ही रहे, या सिलेक्शन के मामलात रहे, या जो भी रहा, सिलेक्शन के मामलात रहे, क्या रहा है उसमें? आपके बेटे के साथ क्या रहा? मेरे बेटे ने यहाँ पे
अंडर 12 का, अंडर 15 या अंडर 16 का एक मैच की टीम में सेलेक्ट हुए थे। तो उसके अंदर भी ये होता था कि उसको चुन के मैच खिलाते थे। कभी उसने उसने एक या दो इनिंग के अंदर उसने एक में 32 किए, एक में 20-25 किए, अच्छा खेला वो, और दूसरे मैच में उसको बिठा दिया। और वो कहते ये थे कि जी ये जो सेलेक्टर्स थे या कराची क्रिकेट के अहदेदार जो थे, उन्होंने कहा कि जी ये बाप की तरह नहीं खेलता। जैसे शुएब के साथ था कि ये अपने बाप की तरह नहीं खेलता, मगर वो 43 टेस्ट मैचेस खेल गया। तो 8 सेंचुरी उसने की हैं। तो हर एक कोई ज़रूरी नहीं है कि उस ख़ानदान में पैदा हुआ तो वो उसी की स्टाइल में खेलेगा। हर एक का स्टाइल डिफरेंट है, बात करने का डिफरेंट है, बातें आवाज़ डिफरेंट हो जाती हैं। तो वो कि जी ये हमने तो आपकी वजह से एक मैच खिला दिया है उसको। अरे ये सेलेक्टर्स जो थे उस ज़माने के, जब इमरान खेल रहा था, तो उन दिनों में ये इस किस्म की बातें करते थे। शुएब को भी नहीं खेलने देते थे। आसिफ मोहम्मद हमारा भतीजा था, वो ही शुड हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान, बहुत अच्छा प्लेयर था, रईस भाई का बेटा जो था। रईस भाई का बेटा, जी हाँ। बिल्कुल। बल्कि मुझे याद है कि मैंने रईस भाई का एक इंटरव्यू किया हनीफ भाई के घर पे, जहां वो कैरम खेलने आते कैरम थे। खेलने आते। तो जो है वो मैंने, तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, और आज भी उनकी ऑडियो मेरे पास रखी हुई है, हाँ। क्योंकि वो ऑडियो इंटरव्यू था। और उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ बिल्कुल। वो मेरे बच्चों के साथ वो हुआ, बिल्कुल, शाहिद के exactly, साथ हुआ, आसिफ के आसिफ साथ के हुआ। साथ तो अफसोस तो बहरहाल रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो ये रईस भाई जितना खूबसूरत अंदाज से खेलते थे, बड़े ग्रेसफुल प्लेयर होते थे रईस भाई, और वो बड़ा फास्ट अंदाज में बैटिंग भी करते थे। और वो हमारे उन दिनों में भी और लेग ब्रेक बॉलर भी थे। और क्या कहते हैं, कीथ मिलर के साथ उनकी बहुत लंबी एक पार्टनरशिप हुई थी। 129 किए थे कीथ मिलर ने, 130 किए थे। तो कीथ मिलर का बयान था कि ये इतना प्रोलिफिक बैट्समैन जो है वो अभी तक पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं खेला। और वो उस जमाने में भी यही बात होती उस थी कि जमाने में कितने यही भाइयों था को ले जाएंगे, कि कितने भाई एक साथ खेलेंगे। 3 भाई कैसे खेलेंगे। जबकि रईस भाई को ढाका के अंदर अनाउंस हुई थी टीम, तो उसमें 11 में काजाद ने कहा था कि तुम सुबह मैच खेल रहे हो, टेस्ट मैच, और सुबह 12वें सुबह उनको 12वां खिलाड़ी कर दिया। और जो टीम जो 1961 में या 63 में जो गई थी इंग्लैंड, उसके अंदर रईस भाई की सबसे ज़्यादा विकेटें थी, रन थे, और उसके ऊपर वो 41 ईयर्स ओल्ड अमीर इलाही को लेकर के। तो ये सब जो चीज़ें, तो उन ज़माने से ये टसल चल रहा था कि 3 भाई एक साथ कैसे खेलेंगे। आखिरकार अल्लाह ने 3 भाई खिला के छोड़ा है। सादिक भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। यकीन जाने कि जब भी आपसे बात होती है अच्छा ही लगता है, लेकिन आज इतनी तफसील से पूरी चीज़ों का आपने जो जिक्र किया है, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू वेरी मच।